चैप्टर है वो स्टार्ट। जनन क्या होता है? तो एक जीव या दो जीव मिलकर एक नया जीव या कोई भी सजीव अपने जैसा नया जीव जब उत्पन्न करता है तो उसे हम जनन कहते हैं। ठीक है, आज हमें करना है ये जनन जो है ये दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक जनन तो ऐसे कि एक ही जीव है या एक ही सजीव है वो अपनी तरह का नया जीव बना लेगा, उसे किसी दूसरे से कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ऐसा जनन हुआ। और एक जनन के अंदर दो अलग अलग जीव होंगे, आधे गुण एक जीव से आएंगे, आधे गुण एक जीव से आएंगे और एक नया जीव बनेगा, वो दूसरा जनन हुआ। नया जीव तो दोनों में बन रहा है, इसका मतलब जनन दोनों है। ठीक है, लेकिन एक के अंदर सिर्फ एक ही जीव है और दूसरे के अंदर दो जीव है। क्लियर है सबको इतना? तो जनन है वो कितने प्रकार का हुआ? जनन है वो दो प्रकार का हुआ। एक जनन हुआ जिसके अंदर एक ही जीव, दूसरा हुआ एक ही जीव जनन करके नया जीव बनाता है और दो जीव मिलकर जनन करते हैं और नया जीव बनाते हैं। ठीक है, इस वाले जनन का नाम है अलैंगिक जनन। और इस वाले जनन का नाम है लैंगिक जनन। ठीक है, जीव बनेगा वो भी अलग होगा। लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर देखो विभिन्नता कहाँ से आ रही है? सिर्फ एक ही जीव से आ रही है और यहाँ पे विभिन्नताएं दो जीवों से आ रही है। तो कौन से वाले के अंदर विभिन्नताएं ज़्यादा होगी? लैंगिक जनन में हाँ। तो यहाँ पे जो नया जीव बनेगा यानी कि जो संतान उत्पन्न होगी उसके अंदर विभिन्नताएं ज़्यादा होगी और इसके अंदर विभिन्नताएं कम होगी। क्लियर है? तो ये एक लाइन और भी लिख लो इसके अंदर, लैंगिक जनन, उसके अंदर दो जीव जनन करते हैं, यहाँ पे विभिन्नताएं कम होती है, उधर विभिन्नताएं ज़्यादा होती है। ये विभिन्नताएं कम मतलब ज़्यादा मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाली जो है ना, ये वाला जैसा उसके माता पिता है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, ये थोड़ा बहुत अंतर है और वो अपने माता पिता से बहुत अलग भी हो सकता है। हम क्या है? गुणसूत्र वही तो होते हैं जो लक्षण को लेके जाते हैं, वो गुणसूत्र हैं। ठीक है, चलो ये हुआ जनन। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, क्या वो जीव जो अलैंगिक जनन करते हैं क्या वो लैंगिक जनन कर सकते हैं, या फिर क्या जो लैंगिक जनन करते हैं वो अलैंगिक जनन कर सकते हैं? या फिर एक और क्वेश्चन कि लैंगिक और अलैंगिक जनन कौन कौन से जीव करते हैं? तो अलैंगिक जनन है उसके अंदर क्या एक ही जीव से नया जीव बन रहा है। ठीक है ना? तो इसके अंदर अलैंगिक जनन के अंदर जो सरल जीव है, सरल मतलब या तो एक ही कोशिका से बना या फिर थोड़े बहुत कोशिकाओं से बना, यानी कि हम कहेंगे या तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो वाले अलैंगिक जनन करेंगे या फिर सरल बहुकोशिकीय जीव। सरल बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो सरल बहुकोशिकीय जीव वो जिनके अंदर अलग अलग काम करने के लिए, हमने 4 प्रक्रम जो पढ़े हैं, जैव प्रक्रम जो पढ़े हैं, उनको करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं के समूह नहीं बने होते, वो वाले जीव है ना जो, उनको कहते हैं हम सरल बहुकोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव तो आपको पता ही है जिसके अंदर सारा काम एक ही कोशिका के द्वारा होता है, वो वाले जो जीव है वो अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन है वो मोस्टली बहुकोशिकीय जीव ही करते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी वो वाले जीव जिनके अंदर हर काम करने के लिए कोशिकाओं का एक अलग ही समूह होता है। ठीक है ना? अब बाकी लैंगिक और अलैंगिक है वो हम डिटेल में पूरे इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। अलैंगिक जनन, इतना तो हमको पता ही है। अलैंगिक जनन मतलब एक ही जीव होगा और उससे नए जीव बनेंगे और उसकी संतान उत्पन्न होगी। क्लियर है? तो अलैंगिक जनन के अलग अलग तरीके होते हैं, टोटल 6 तरीक़ों से अलैंगिक जनन हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से तरीके होते हैं? तो वो तरीके पहले मैं लिखता हूँ। अलैंगिक जनन किन किन विधियों से या किन किन तरीक़ों से हो सकता है? तो पहला इसका तरीका है विखंडन।
पहला अलैंगिक जनन का तरीका है विखंडन, दूसरा अलैंगिक जनन का तरीका है खंडन। ठीक है, एक है विखंडन, एक है खंडन। दोनों शब्दों में क्या फ़र्क होता है, विखंडन कैसे होता है, खंडन कैसे, एक एक करके पढ़ेंगे हम। क्लियर है। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अलैंगिक जनन कितने तरीक़ों से हो सकता है। यहाँ पे टोटल 6 तरीक़ों से अलैंगिक जनन हो सकता है। पहला हमारा है विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा है मुकुलन, फिर है पुनरुद्भवन या फिर इसी का नाम है पुनर्जनन। ठीक है, फिर 5th पार्ट है कायिक प्रवर्धन, उसके बाद है बीजाणु निर्माण या इसको समासंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी नाम है बीजाणु निर्माण। ठीक है, और इसका थोड़ा सा इजी नाम है पुनर्जनन। ये अलैंगिक जनन की 6 तरीके हो सकते हैं जिनसे एक जीव अपने से ही नया जीव उत्पन्न कर सकता है। क्लियर है इतना सबको। अब एक एक करके और हम इन 6 के 6 विधियों को पढ़ते हैं। इसमें विखंडन में एक नाम जुड़ा हुआ है खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है पता है, टूटना। खंडन का मतलब है टूट जाना। जैसे कि ये चौक है, मतलब यहाँ से बीच में से टूट के एक इधर बट गया, एक इधर बट गया, तो हम क्या कहेंगे, ये विखंडित हो गया है। क्लियर है ना। बिल्कुल ऐसा ही विखंडन विधि से जिस भी जीव के अंदर नया जीव या जिस भी जीव के अंदर विखंडन विधि से जनन होगा ना, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले वो जीव अपने अंदर सबसे पहले उसके अंदर जो विभाजन होगा या खंडित होगा वो केंद्रक होगा उसका। मान लो कि कोई ऐसा जीव है और ये वाला होता है ना, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो होता है अमीबा के अंदर। ठीक है, एक जीव होता है, उसके अंदर सबसे पहले उसका केंद्रक है ना, वो विभाजित होने के लिए तैयार होता है। विभाजित मतलब 2 भागों में टूटने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसा और इसका जो केंद्रक है ना वो ऐसे हो जाएगा। आ जाओ। ठीक है, कोशिका इसका केंद्रक हो जाएगा ऐसे, मतलब बीच में से टूटने के लिए तैयार है। ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे जैसे ये विकसित होता जाएगा, बिल्कुल उस कगार पे पहुंच जाएगा कि 2 कोशिकाएं अलग अलग बंटने के लिए तैयार है। उससे पहले ये नहीं टूटेगा। ठीक है ना। ये चीज़ एक ध्यान में रखना कि पहले केंद्रक है वो ऐसे विभाजन होने के लिए तैयार होता है और इसके साथ साथ इसके जो कोशिकाएं हैं वो भी विभाजन होने के लिए पूरी तैयार हो जाती है। यानी कि 2 नए जीव बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद इधर बन जाता है उसका अलग केंद्र। क्लियर है। अब यहाँ पे विखंडन विधि के अंदर सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और पूरा जीव है उसकी कोशिकाएं नया जीव बनाने के लिए तैयार होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आखिर में वो दोनों अलग होकर और नया जीव बन जाता है। ठीक है, 2 नए जीव बने यहाँ पे और पुराने वाला जीव खत्म। क्लियर है। उससे सीधे एक नया जीव इधर और एक नया जीव इधर। क्लियर है। कितने बने हैं, 2। कई बार ऐसा भी होता है कि जीव के अंदर ये वाला जो अंदर जो ये केंद्रक है ना, इसके 2 विभाजन नहीं होते, पहले इसके कई सारे विभाजन हो जाते हैं। कैसे, ये जो केंद्रक है ये ऐसा गोल बड़ा होता है और इसके अंदर अलग केंद्रक ही केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है ना। एक केंद्रक अलग बना, एक केंद्रक अलग बना, एक केंद्रक अलग, एक केंद्रक अलग, ऐसे बहुत सारे केंद्रक बनते हैं। और जितने केंद्रक बनेंगे जब ये टूटेगा तो उतने ही जीव बनेंगे। कुछ जीव जिनके अंदर विखंडन होता है उनके अंदर विखंडन होने के बाद 2 ही जीव बनते हैं। विखंडन का मतलब तो सबको समझ में आया कि कोशिका है वो क्या हो जाती है, 2 या उससे ज़्यादा भागों में विभाजित होकर और नया जीव बना देती है। क्लियर है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर विभाजन होकर 2 ही जीव बनते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये विभाजन कैसे होता है, बहुत सारे केंद्रक में विभाजित हो जाता है और जितने केंद्रक बनते हैं उतने ही नए जीव बनते हैं। यानी कि 2 से ज़्यादा जीवों में वो विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे विखंडन है वो कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का। एक के अंदर जो नए जीव बन रहे हैं वो सिर्फ 2 ही बनते हैं और एक के अंदर 2 से ज़्यादा। जिसके अंदर 2 ही जीव बनते हैं उसे हम कहते हैं द्विखंडन। क्लियर है। जिसके अंदर 2 से 2 सिर्फ 2 ही बनेंगे उसे हम कहेंगे द्विखंडन और जिसके अंदर 2 से ज़्यादा बनेंगे उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन, यानी 2 से ज़्यादा। क्लियर हुआ ये। अब ऐसे कौन से जीव है जिनके अंदर द्विखंडन होता है, यानी कि 2 ही भागों में कोशिका बंटेगी। अमीबा। एक और भी जीव है जिसका नाम है
पैरामीशियम, ये वाला जो बनाया था, ये एक्चुअल में अमीबा में ऐसा विखंडन होता है। तो जो द्विखंडन है दो प्रकार का, एक के अंदर क्या, द्विखंडन, ये बनाना नहीं है, हम अलग से लिखेंगे इसको। विखंडन दो प्रकार का हुआ, एक द्विखंडन और एक हुआ बहुखंडन। क्लियर है? द्विखंडन के अंदर जो कोशिका है, जो जीव है, वो दो ही नए जीव बनाएगा। बहुखंडन है उसके अंदर दो से ज़्यादा नए जीव बनाएगा। द्विखंडन है वो होता है अमीबा, पैरामीशियम और एक क्या नाम था, लेशमानिया। ठीक है, तीन तरीके के, दो तीन एग्जाम्पल हर एक के हम याद करते चलेंगे। क्लियर है ना? द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में और लेशमानिया में। ठीक है, बहुखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है वो, इसका क्या नाम है, डेंगू का परजीवी होता है, जिससे डेंगू फैलता है, सॉरी मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो अपना जनन कैसे करता है या कोशिका आगे कैसे बांटता है? तो बहुखंडन विधि के द्वारा। ठीक है ना? क्लियर हुआ इतना सबको? तो इसका क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं हम। क्लियर है? ये हमने दिखाया अमीबा के अंदर कैसे द्विखंडन होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपके दिमाग में अगर आया है तो, ऐसा ही तो अमीबा दिख रहा है और ऐसा ही प्लाज्मोडियम दिख रहा है, आया होगा ना? वो ये, उसका आंसर ये है कि प्लाज्मोडियम है वो भी एक कोशिका वाला जीव है, यानी एक कोशिका होती है उसके अंदर, और जो अमीबा है उसके अंदर भी एक कोशिका होती है। ठीक है, और जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये थोड़ी देर बाद में पता नहीं कैसा दिखे। क्लियर है? और ये भी थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसा दिखे, यानी कि इनका आकार है वो निरंतर बदलता रहता है, इसलिए हम इनका कोई भी आकार अगर बना दें चलेगा। विधि हुई कौन सी? विखंडन। कौन सी विधि हुई? विखंडन। खंडन से एक वी हटा के दूसरी विधि है खंडन। विखंडन के अंदर पहले जीव का केंद्रक है वो विभाजित होता है, पूरा जीव विकसित होता है, और उसके बाद अलग अलग भागों में बंट के एक नया जीव इधर, एक नया जीव, दो नए जीव बन जाते हैं। दो बन जाते हैं, दो से ज़्यादा भी बन जाते हैं। जब दो बनते हैं द्विखंडन और दो से ज़्यादा बनते हैं तो बहुखंडन। खंडन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर, खंडन के अंदर सीधा एक जीव है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, कोई उसके अंदर केंद्र का विभाजन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। ठीक है, फिर हर एक टुकड़ा नया जीव बन जाएगा। यही है खंडन की विधि। क्लियर है इतना? और ये खंडन की विधि किस में होती है? तो आपने जो ठहरा हुआ पानी है, ये काफ़ी दिनों से एक पानी पड़ा है, उसके ऊपर हरे हरे रंग की काई सी देखिए, वो काई नहीं होती, वो भी जीव होते हैं। और कई बार तो वो इतने सारे हो जाते हैं पूरे उस पानी को भी ढक लेते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देता, हमें सिर्फ वो हरे हरे रंग की ऐसी काई सी दिखाई देती है, गंदा सा पानी। ठीक है ना? वो उसके ऊपर जो काई होती है उसे हम कहते हैं शैवाल। उसी शैवाल के अंदर एक टाइप का शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, गायरा या गायरा जो भी आप बोलो। ठीक है, स्पाइरोगाइरा ये एक तरीके का शैवाल है जिसे हम कई बार नीले हरे शैवाल भी बोल देते हैं। ठीक है ना? ये कैसे होता है? तो इसके अंदर जनन बिल्कुल इस खंडन विधि के द्वारा होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जाता है, हर एक नया जीव बनता जाता है, फिर आगे छोटे टुकड़ों में बटा, फिर से नया जीव बन गया, फिर से छोटे टुकड़ों में बटा और नया जीव बन गया। क्लियर है? यह है खंडन की विधि, समझ रहे हो? और ये खंडन की विधि जरूरी नहीं एक कोशिका जीव के अंदर ही हो, ये बहुकोशिक
सरल बहुकोशिक जीव है उनमें भी खंडन विधि से जनन हो सकता है। क्लियर है ना? तो पहले हम इस खंडन विधि को, समझ में आया सबको? सिंपल ये कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। मुकुलन जो विधि है ये भी किसकी है? अलैंगिक जनन की विधि है, यानी एक ही जीव होगा और उससे दो या दो से ज़्यादा भी जीव बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो मुकुलन नाम क्यों पड़ा? तो इसके अंदर जो कोई भी जीव है ना, उसके शरीर पे एक छोटी सी संरचना बनती है जिसे हम परवर्ध या फिर मुकुल बोलते हैं। कैसी छोटी सी संरचना? मान लो अगर जीव कुछ ऐसा है, कोई भी नाम नहीं लिखा मैंने, बस स्ट्रक्चर बनाया कि मान लो 1 मिनट के लिए कि ऐसा है, इसका ये शरीर है, इसके ऊपर कहीं पे भी मान लो अगर मैं यहाँ बनाऊँ और छोटी सी ऐसा एक उभार दिखने लग गया, हमें छोटी सी ऐसी संरचना कहीं पे भी दिखने लग गई, उसे हम बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुलन नहीं, मुकुल। मुकुल क्या बोलते हैं? या इसको एक और नाम भी बोलते हैं परवर्ध। परवर्ध, परवर्ध बोलते हैं या मुकुल। जो छोटी सी संरचना यहाँ से बाहर निकलती है उसे हम मुकुल बोलते हैं या परवर्ध बोलते हैं। और ऐसा जनन जो जीव करते हैं उनके शरीर पे ऐसी ही एक छोटी सी संरचना निकलती है जिसे हम मुकुल बोलते हैं। ठीक है, और वो धीरे 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 बड़ी होने लगती है। ठीक है, और जैसे जैसे बड़ी होने लगेगी, जो ये वाला जीव है ना, वो भी ऐसा ही आकार लेने लगेगी। ठीक है, और जब ये पूरी बड़ी हो जाएगी तो ये ऐसा आकार ले लेगी, ऐसा, बिल्कुल इसके जैसी दिख रही है ना। वही मुकुल जो पहले छोटा सा उभार था वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, इसके जैसा ये आकार ले लेता है। और जैसे इसने इसके जैसा आकार लिया, ये यहाँ से अलग हो जाता है और यहाँ से अलग होकर और ये नया जीव बन जाता है ऐसे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा अलग इसलिए बनाया क्योंकि ये इसके जैसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन ये बना किससे? मुकुल से बना। और मुकुल से बना इसीलिए इस जनन का नाम क्या है? मुकुलन है। क्लियर है? ये होता किन जीवों में है? तो एक तो इस जो मुकुलन होता है वो होता है हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। उसमें ऐसा ही एक छोटा सा मुकुल निकलता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर अलग हो जाता है, एक नया हाइड्रा पैदा हो जाता है और उसके अंदर हम कह देते हैं कि मुकुलन विधि से उसके अंदर जनन हुआ है, यानी मुकुलन विधि से नया जीव बना है। एक है, ये निकल रहा है, ये मुकुल है, ये जीव है, ये हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा के अंदर हम मुकुलन दिखा रहे हैं। पुनरुद्भवन नाम है पुनर्जनन। ठीक है, ये चीज़ एक ध्यान रखना, पुनर्जनन है, पुनर्जन्म नहीं है। ठीक है, पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि एक जीव है या एक सजीव है वो मर चुका है। ठीक है, और मरने के बाद उसका दोबारा जन्म हो जाए, कैसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जन्म कब होता है? तो जन्म के लिए कोई एक सजीव पहले उपस्थित होना चाहिए। वो सजीव या तो लैंगिक जनन करेगा या अलैंगिक जनन करेगा, तभी जाके जन्म होगा नए जीव का। ठीक है ना? और यहाँ पे तो जीव है वो मर ही चुका है, मरने के बाद क्या वो दोबारा से नया जन्म ले सकता है? क्या नहीं ले सकता। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो जीव है उसका कहीं से भी कोई भाग है वो कट जाता है या टूट जाता है। कटने का मतलब कट के अलग हो गया। ठीक है, कट के अलग होने के बाद जैसे कि मैं कोई भी एक चीज़ बनाता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, अभी कोई जीव नहीं बनाया, मैं सिर्फ पुनर्जनन का मतलब आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बॉक्स बनाया और इस बॉक्स का एक छोटा सा हिस्सा ये वाला इतना, ये कट के और अलग हो गया ये। ठीक है, ये कट के किसी भी तरीके से कट के अलग हो गया, तो तब ये क्या करेगा? इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो पहले क्या करती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है, संरचना बना लेती है। ठीक है,
और फिर धीरे धीरे ये जो संरचना है ना, इसको ये कोशिकाओं से भर देती है ऐसे, और ये फिर एक नया जीव बन जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या हुआ, ये कट के अलग हुआ, अलग होने के बाद ये जो इसके अंदर कोशिकाएं थी उन्होंने जनन स्टार्ट किया। ठीक है, कोशिकाओं की वृद्धि स्टार्ट की और धीरे धीरे ये पूरा जीव दोबारा बन गया। एक जीव पहले था ही और एक जीव और बन गया। यहाँ पे ये वाला कट के भाग अलग हो गया, तो पहले तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे एक संरचना बनाएगा और संरचना बना के और इसको फिर से दोबारा भर देगा और ये ऐसे दिखेगा। ठीक है ना। तो एक ही जीव से एक तो वो बन गया और एक ये पहले से है ही। क्लियर है ना। ऐसे ही अगर ये 3 भागों में बट जाता तो हर एक जो अलग हुआ भाग है ना, जो कटा हुआ भाग है, वो नया जीव बना लेता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर से नया जीव का उद्भवन होता है, प्रकट होता है वो। क्लियर है। इसीलिए इसका नाम पुनर्उद्भवन या फिर पुनर्जनन रखा गया है। समझ रहे हो कि नहीं। क्लियर। तो ये होता किस में है, तो फिर से वही, इसके अंदर 2 जीव है। एक तो है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर अब देखना 2 तरीके के जनन हो सकते हैं। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा भी जनन कर सकता है और हाइड्रा पुनर्जनन के द्वारा भी जनन कर सकता है। पुनर्जनन के अंदर हाइड्रा को किसको, हाइड्रा को, हाँ बिल्कुल, ऐसे वो जनन कर सकता है, तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। पुनर्जनन के अंदर हाइड्रा को, जैसे कि हाइड्रा मैंने अभी बनाया, ऐसा था। ठीक है। अगर इसे मुकुलन के द्वारा जनन करना होगा तो ये छोटा सा प्रवर्ध्या, थोड़ी सी उभार वाली संरचना बनाएगा और वहाँ से जनन होगा, तब क्या हो गया, मुकुलन विधि के द्वारा जनन। लेकिन अगर इसे पुनर्जनन विधि के द्वारा जनन करना होगा तो ये बीच में से इसका कोई एक हिस्सा, मान लो ये वाला इतना है, ये कट के अलग हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ वाली जो कोशिकाएं हैं ना, वो क्या करेगी, पहले एक स्ट्रक्चर बनाएगी ऐसा। ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसके अंदर ये कोशिकाओं से भर जाएगा और एक नया जीव बन जाएगा। ये कैसा तरीका है, पुनर्जनन का तरीका है। ऐसा ही एक और जीव में भी होता है जिसका नाम है प्लेनेरिया। आई थिंक ये हुआ जीवों में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कैसे होता है, उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो ये इतना तो सबको पता है, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो ये अलैंगिक जनन की ही विधि है। मुख्य रूप से ये पौधों के अंदर होती है। मुख्य रूप से ये वाले जो जनन की विधि है, अभी तक हमने जितने पढ़े लगभग सारे जीवों के अंदर पढ़े। अमीबा, पैरामीशियम, या फिर एक वो था अपना प्लाज्मोडियम, उसके बाद हाइड्रा या यीस्ट, सारे के सारे जीव, कोई पौधा नहीं आया था, है ना। ये वाली एक पहली विधि है ये, जिसके अंदर पौधे इस विधि से जनन कर सकते हैं। जीव भी कर सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से पौधे ही करते हैं। ठीक है। अब पौधे के अंदर जो पौधे के भाग होते हैं ना, जैसे कि तना हो गया पौधे का, टहनी हो गई, या पौधे की जड़ हो गई, या पत्ती हो गई, ये सारे के सारे जो भाग है ना, इनका नाम होता है कि ये पौधे के कायिक भाग है। क्या भाग है ये, कायिक भाग है। यानी उसके पौधे के जो शरीर के भाग, पौधे का शरीर ही हुआ ये एक किस्म का, तना है, पत्तियां हैं, जड़ है, सारा पौधे का शरीर है। ये पौधे के शरीर के जो ये भाग होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ये पौधे के कायिक भाग है। ठीक है ना। अब ये जो भाग है, इनमें से कोई भी एक हम काटते हैं, चाहे वो हम तना काटें, चाहे हम वो टहनी काटें, चाहे हम पत्ता काटें, चाहे हम जड़ काटें, कोई भी एक भाग इसका काटते हैं। ठीक है। तो हमने क्या काटा, पौधे का कायिक भाग काटा। ठीक है। उस भाग को काट कर और फिर उसको अलग से ज़मीन के अंदर लगाते हैं। या जो पौधे को क्या चाहिए खाने में, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ खनिज लवण। ठीक है ना। तो हम उसके किसी भी पौधे के कायिक भाग को काटते हैं और उसको फिर ये चीज़ें देना शुरू करते हैं। खनिज लवण देना शुरू करते हैं, पानी देना शुरू करते हैं और थोड़ा सा सूरज का प्रकाश भी उसे देना शुरू करते हैं। ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो कायिक भाग हमने काटा है ना, वो वृद्धि करना शुरू कर देता है। सारे पौधे नहीं होते, हमने काटा है ना, जिससे काटा, जैसे मान लो हमने गुलाब के पौधे से काटा है, तो जो वो अंग है वो गुलाब का एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है ना। ऐसे जो नया पौधा बना तो जनन तो हो गया, एक जीव से नया जीव बन गया। ऐसा जो जनन होता है उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्लियर है। अब ये मुख्य रूप से पौधों में होता है और उन पौधों में होता है जहाँ
पौधों के फूल नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर फूल होते हैं तो उनके बीज नहीं बनते। उन पौधों के लिए ये वाली जनन की विधि होती है। क्लियर है ना? तो पहला तो ये फ़ायदा हुआ कि जिन पौधों के अंदर बीज नहीं होते वो वाले कायिक प्रवर्धन के द्वारा अपने जो वंश है उसको आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अपने नया जीव उत्पन्न करते हैं या संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जिन पौधों के, मान लो जिन पौधों के अंदर बीज भी होते हैं, उनका भी अगर हम कायिक प्रवर्धन करते हैं ना, तो वो वाले पौधे जल्दी से बड़े बनते हैं और उनके अंदर जल्दी से फूल आते हैं और जल्दी से उनके फल बनते हैं। ठीक है ना? यानी कि उनको विकसित होने में कम टाइम लगता है। ये भी एक कायिक प्रवर्धन का फ़ायदा हो गया। ठीक है। कायिक प्रवर्धन से जो बीज, बिना बीज वाले पौधे हैं वो हम कायिक प्रवर्धन से उगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कम टाइम में उगा सकते हैं। एक और तीसरा फ़ायदा ये कि जैसे मान लो एक गुलाब का पौधा है, हमने देखा उसके गुलाब है वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उसको कोई ना तो रोग लगता ना कोई और। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उस पौधे के अंदर जो गुण है ना, वही हमारा, हमने जो नया पौधा बनाया उसके अंदर आ जाए, बिल्कुल डिट्टो, बहुत कम डिफरेंस हो। तो उसके लिए भी ये जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा हमने उसी का एक अंग काटा और लगा दिया, तो बताओ विभिन्नताएं ज़्यादा होंगी कि कम होंगी? कम होंगी। यानी कि इसके अंदर जो नया जीव बना है ना, उसके अंदर विभिन्नताएं बहुत कम होती है। जैसा पहले वाला पौधा होता है, बिल्कुल वैसे के वैसा ये वाला पौधा बनता है। ठीक है। अब इससे एक और फ़ायदा कि मान लो हमारे पास एक ऐसा पौधा जिसके फल बहुत मीठे होते हैं, जैसे कि केला। एक ऐसा पौधा हमने खाया जिसके जो केले हमेशा मीठे ही होते हैं और बहुत मीठे होते हैं। हम चाहते हैं कि वैसा ही पौधा एक और उग जाए, तो हम क्या करते हैं, उसी केले के किसी कायिक अंग को काटा और लगा दिया, तो उससे जो पौधे बनेंगे, उससे जो हमें फल मिलेगा, यानी कि जो केला मिलेगा वो मीठा होगा कि नहीं। ये भी एक फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधा या जीव बना है उसके अंदर विभिन्नताएं बहुत कम होती है। जैसा वो पहले था, नया जीव जो बनेगा वो भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा जिससे वो बना है। क्लियर है ना? तो कायिक प्रवर्धन के 3 तो हमें फ़ायदे मिले। ये हुआ कायिक प्रवर्धन। जीवों में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, यह कैसे लाभदायक होता है। निर्माण का ही एक और छोटा सा शब्द और बोल देते हैं इसको, समासंग। बीजाणु निर्माण, ये सबसे पहले अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, ये भी अलैंगिक जनन की होगी। ठीक है ना? इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर जो जीव है ना, वो जीव पहले अपने अंदर एक छोटी सी थैली बनाएगा। ठीक है। और उस थैली का नाम है बीजाणुधानी। ठीक है। एक छोटी सी थैली बनाएगा और उसके अंदर छोटे छोटे जीव बनाएगा। ठीक है। जो जीव जिसको जनन करना है वो क्या करेगा, पहले एक ऐसी छोटी सी थैली बनाएगा। ठीक है। और उस थैली के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे कण बनाएगा, छोटे छोटे ऐसे। ठीक है। इस थैली का नाम तो है बीजाणु धानी। धानी मतलब थैली। ठीक है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे कण इसने बनाए, इनका नाम है बीजाणु। इतना समझे क्या? अब ये जो छोटे छोटे कण हैं जिनका नाम बीजाणु है, ये एक बहुत ही कठोर आवरण से ढके होते हैं। कठोर आवरण मतलब कवच, जिनसे ये ढके होते हैं। यानी कि ये वाले जो जीव हैं इनको कहीं पे भी फेंक दिया जाए, चाहे इनको आग में फेंक दिया जाए, चाहे इनको बर्फ़ के ऊपर रख दिया जाए, लेकिन इनके ऊपर जो कठोर आवरण है उनकी वजह से ये इनके कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? लेकिन फ़ायदा क्या होगा इन्हें? फ़ायदा ये कि जैसे ही इनको कहीं पे अपना अनुकूल वातावरण मिला, मतलब जहाँ पे ये आसानी से वृद्धि कर सकते हैं, वहीं पे इनकी जो कठोर आवरण है वो खुलता है और नया जीव बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये पहले तो क्या है, वो जीव जिसको जनन करना वो क्या करता है, तो वो ऐसी एक छोटी सी थैली बनाता है जिसका नाम बीजाणुधानी है। उसके अंदर छोटे छोटे कण बनाता है जिनका नाम बीजाणु है। ठीक है। और जैसे ही ये पूरी भर जाती है ना थैली, वो इस थैली को फोड़ देता है, फट जाती है यानी कि वो थैली। और जैसे ही ये थैली फटी, ये वाले जो कण हैं बहुत हल्के होते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं
अगर वहाँ पे पानी है तो पानी के अंदर बह जाते हैं, अगर जानवर यहाँ पे कोई बैठा है तो उसके साथ चिपक जाते हैं और अलग अलग जगहों पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो गिर जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पक्षी बैठा, उसके साथ वो चिपक गए और चिपक के पानी के अंदर गिर गए, पानी जहाँ गया वहाँ पे वो भी चले गए, ठीक है, लेकिन वो किससे ढके हुए हैं? कठोर आवरण से, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे कण हैं, ये जीव जहाँ जिस जीव ने ये बनाए हैं ना, उसके ये कण हैं, ठीक है, जिस भी जीव ने बनाए। मुख्य रूप से ये बनाती है कवक नाम का एक कवक है, उसके अंदर ही राइजोपस, तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर एग्जाम्पल बात करें तो राइजोपस वो ऐसे ऐसे बनाता है, ठीक है। ये एक कवक होता है और मुख्य रूप से ये आपने देखा होगा रोटी जो गल सड़ जाती है या आपने कई दिन तक रखी उसके ऊपर वाइट वाइट सा वो एक दिखता है आपको, ठीक है ना, और उसके अंदर देखना छोटे छोटे दाने भी दिखेंगे आपको, अगर ध्यान से अगर आपने देखे हैं तो वो जो वाइट वाइट वाला उसके अंदर छोटे छोटे दाने से दिखेंगे, वो दाने यही बीजाणु होते हैं, और वो जो ऊपर आवरण है वो यही बीजाणु धानी होती है, ठीक है। वो शुरू के 3-4 दिन में आपको वो वाइट वाला दिखेगा, फिर भी अगर आपने उसको नहीं हिलाया तो वो रोटी के अंदर से ये जो बीजाणु वाले वो फट जाते हैं और वो रोटी है फिर गलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सड़ना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही ये फटी, इसके अंदर जो ये जीवाणु हैं वो बाहर निकले और फिर से एक नया जीव बनना स्टार्ट हो जाता है, और एक साथ देखो इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, हज़ारों लाखों होते हैं, तो एक साथ लाखों जीव पैदा होते हैं, क्लियर है ना। इसीलिए एक बार अगर कोई चीज़ सड़ना या गलना स्टार्ट हो गई फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, वो सड़ेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये वाले बीजाणु है वो गिर चुके होते हैं, वो कठोर आवरण से ढके होते हैं, तो चाहे आप उसके अंदर उसके ऊपर कुछ भी डाल दो, चाहे आप उसको आग में फेंक दो, चाहे उसको फ्रिज में रख दो, सेब वो एक बार गलना स्टार्ट हो गया उसके बाद चाहे आप उसको फ्रिज में रखो वो सड़ेगा ही सड़ेगा। निर्माण इसीलिए क्योंकि ये जो एक थैली बनती है और इसके अंदर ये छोटे छोटे कण बनते हैं, यानी कि इनका निर्माण होता है, इसीलिए इस विधि का नाम है बीजाणु निर्माण। ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर कोशिकाएं होती है जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी या क्षमता होती है कि वो नया जीव बना सके, वो किसी के अंदर, बाकी किसी के अंदर भी नहीं है, क्लियर है ना। समझ में आया क्या? ये मुख्य रूप से ये बीजाणु निर्माण होता किस में है? तो कवक में होता है, और कवक का ही एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं राइजोपस, क्लियर है। चलो इसको लिखते हैं हम। क्वेश्चन रफ कर दो ना। फायदे मिलेंगे। ऐसे ही से पीछे वाले में हमने लिखा था 2 या 3 फायदे हमने उसमें भी लिखे थे कायिक प्रवर्धन में। वो क्या है कि जीव अगर कायिक प्रवर्धन करेंगे तो उसे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो उसे वो वाले फ़ायदे मिलेंगे जो हमने कायिक प्रवर्धन में लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा अलैंगिक जनन वो पूरा हो जाता है।